मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज वर्णमाला की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्वर वर्णों को कितने भागों में, कुल कितने आधारों पर इसका वर्गीकरण किया गया है। अब तक के 6 भागों में जो भी कुछ हमने स्वर वर्णों का अध्ययन किया है, सबको हम एक लिस्ट में लिख करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका अध्ययन हम लोग एक साथ करेंगे। जो भी हम 6 वीडियो में हमने पढ़ा है, उन सबको एक वीडियोज़ में हम लोग रिपीट करेंगे, दोहराएंगे, इसका रिवीजन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि स्वर के अक्षरों को कितने आधारों पर, कितने प्रकारों में बांटा गया है और कौन कौन से स्वर क्या क्या कहलाते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो आइए इसी श्रृंखला में हम लोग सबसे पहले नंबर पर देखते हैं। स्वर के अक्षरों को सबसे पहले हमने उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा था। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक मूल स्वर होता है, दूसरा संधि स्वर होता है। तो मूल स्वर में कौन स्वर आता है? मूल स्वर में आपका छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये 4 अक्षर आते हैं। एक कुल मिला के 4 अक्षर आते हैं। और बात करते हैं संधि स्वर की। तो संधि स्वर में 2 भागों में बांटे गए अक्षर हैं। पहला है दीर्घ स्वर, दूसरा है संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आते हैं। दीर्घ मीन्स होता है बड़ा। और दूसरा भाग संयुक्त स्वर है, इसमें ए, ऐ, ओ, औ आता है। इसको हमने पहले भी बताया है कि ये जो संयुक्त स्वर होता है, संयुक्त स्वर भी दीर्घ स्वर की ही श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार यदि आपसे पूछा जाता है दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो उसमें आप संयुक्त स्वरों को भी शामिल करेंगे और गिनेंगे तो 3 और 4, ये कुल मिला के 7 संख्या आती है। जी हाँ, दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है, संयुक्त स्वर 4 हैं, स्पेशली दीर्घ स्वर 3 हैं और मूल स्वर आपके 4 हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। और इसी प्रकार यदि संख्या को लेकर क्वेश्चन आता है कि संधि स्वर की संख्या कितनी है, तो संधि स्वर में आपका 3 ये और 4 ये सब शामिल होगा और कुल मिला के संख्या हो जाएगी 7। इसके बाद दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, तो दीर्घ स्वर यही 3 ही नहीं है, ये 4 ये भी हैं, तो कुल मिला के दीर्घ स्वरों की संख्या हो जाएगी 7। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं दूसरे आधार पर। तो दूसरा आधार है कालमान के आधार पर। कालमान यानी समय के आधार पर स्वर के अक्षरों को कितने भागों में बांटा गया है। तो हम लोग देखते हैं कि कालमान के आधार पर स्वर के अक्षरों को 3 भागों में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुल्ल स्वर, इन 3 भागों में इसको बांटा गया है। ह्रस्व स्वर की कौन कौन से स्वर होते हैं, तो छोटे स्वर, सभी छोटे स्वर ह्रस्व होते हैं। ह्रस्व मीन्स ही होता है छोटा। तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। री हिंदी में केवल छोटी री है, इसलिए इसको री बोला जाता है, छोटी या बड़ी नहीं बोला जाता है। और दीर्घ स्वर में कौन कौन स्वर आते हैं, तभी आपने इसमें पढ़ा है। दीर्घ स्वर में 7 स्वर आते हैं, संयुक्त भी, दीर्घ भी। तो यहाँ 7 को देखिए लिखा गया, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। ये 7 स्वर दीर्घ स्वर हैं। अच्छा, पुल्ल स्वर की बात करते हैं। तो पुल्ल स्वर वह स्वर होता है जिस स्वर का उच्चारण हम बहुत देर तक करते हैं, दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय तक करते हैं। पुल्ल स्वर के लिए एक वीडियो हमने अलग से बनाया है, स्पेशल पुल्ल स्वर के लिए है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। उसमें विस्तार से समझाया गया है पुल्ल स्वर क्या होता है। तो इस प्रकार कालमान के आधार पर कितने प्रकार के अक्षर होते हैं, तो उनकी संख्या 3 है, ह्रस्व, दीर्घ और पुल्ल। आइए तीसरे प्रकार को देखते हैं। तो तीसरा जो प्रकार है वो उच्चारण है। उच्चारण के आधार पर स्वर के अक्षर कितने प्रकार के होते हैं। तो उच्चारण में स्पर्श स्थान को महत्व दिया जाता है। स्पर्श स्थान कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये सभी आपको पढ़ाया गया है विस्तार से।
तो इसमें केवल हम लोग इतना देखेंगे कि उच्चारण के स्थान पर स्वर के अक्षर कितने प्रकार के होते हैं। तो कुल मिला के 6 प्रकार के होते हैं। संख्या इनकी 6 है। कौन कौन से हैं? तो कंठ है, छोटा आ बड़ा आ, तालव्य है, छोटी ई बड़ी ई, मूर्धन्य है री, ओष्ठ है, छोटा ऊ बड़ा ओ, कंठ तालव्य है ए, कंठोष्ठ है ओ औ। इसको कैसे याद करेंगे, इसका एक ट्रिक आपको बताया गया है, इसका तरीका बताया गया है कैसे आप इसको आराम से याद कर लेंगे। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो छोटा आ बड़ा आ को कंठ स्वर वर्ण क्यों कहा गया? क्योंकि इनका उच्चारण स्थान कंठ है। छोटी ई बड़ी ई को तालव्य स्वर वर्ण क्यों कहा गया? क्योंकि इनका उच्चारण स्थान तालु है। री को मूर्धन्य वर्ण क्यों कहा गया? क्योंकि री का उच्चारण स्थान मूर्धा है। छोटा ऊ बड़ा ऊ को ओष्ठ क्यों कहा गया? क्योंकि इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इनमें ओष्ठ की अहम भूमिका होती है बोलने में। और ए ऐसे अक्षर हैं जो संयुक्त अक्षर हैं। इनमें आ और ई शामिल है। तो आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का उच्चारण स्थान तालु है। तो कंठ तालु 2 उच्चारण स्थान इसमें शामिल है, इसलिए इनको कंठ तालव्य स्वर वर्ण कहा गया। ओ औ में भी 2 अक्षर शामिल है, ये भी एक संयुक्त वर्ण है। इसमें आ और ऊ शामिल है। आ का उच्चारण स्थान कंठ है और ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसलिए इसको कंठोष्ठ वर्ण कहा गया है। तो कुल मिला के उच्चारण के आधार पर ये 6 प्रकार के आपके स्वर वर्ण होते हैं। फिर से हम बता रहे हैं मित्रों, ध्यान रखिएगा, ये हम केवल और केवल स्वर वर्णों का अध्ययन कर रहे हैं। अभी व्यंजन के वर्ण इसमें बिल्कुल भी नहीं शामिल हैं। अभी तक हमने 7 भागों में केवल स्वर वर्णों का अध्ययन किया है। इसका अध्ययन थोड़ा हम विस्तार से कर रहे हैं ताकि ये हर परीक्षा के लिए उपयोगी हो। कोई भी बड़ी से बड़ी परीक्षा हो उसके लिए भी ये उपयोगी हो, यहीं से हमको क्वेश्चन मिल जाए। तो आइए तीसरे आधार के बाद चौथे आधार को देखते हैं, जो कि जीभ प्रयोग के आधार पर इसमें बताया गया है। जी हाँ, इन्हीं 11 स्वर वर्णों को जीभ प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं उसको आपको बताया गया है। तो जीभ प्रयोग के आधार पर स्वर वर्णों को, स्वर के अक्षरों को 3 भागों में बांटा गया है। अग्र, मध्य, पश्च वर्ण, ये 3 भागों में बांटा गया है। तो जीवा को भी अध्ययन के लिए हम 3 भागों में बांट लेंगे। 3 भागों में उसको बांट लेंगे और इस तरह जीभ के भाग को, जिसको हम अग्रभाग जानते हैं, जो हमारे जीभ का बाहरी अगला हिस्सा होता है, वास्तव में मित्रों वो अग्रभाग नहीं होता, वास्तव में वो पश्च भाग होता है। तो ये पश्च भाग हो गया, बीच में मध्य भाग हो गया और अंतिम में एकदम आपका जो अंदरी हिस्सा होता है उसको अग्रभाग कहते हैं। इसको हम बार बार आपको बता रहे हैं। जीभ के भाग को आप ध्यान से एक बार और सुन लीजिए। ये जो जीभ का बाहरी हिस्सा होता है वो अग्रभाग नहीं होता है, वह पश्च भाग होता है। और जीभ का जो आंतरिक हिस्सा होता है वह अग्रभाग होता है, वो पश्च भाग नहीं होता है। और बीच का हिस्सा मध्य भाग होता है। तो ऐसे स्वर वर्ण जो जीभ के अगले हिस्से की सहायता से बोले जाते हैं उनको अग्र स्वर वर्ण कहा जाता है। जो पिछले हिस्से से पश्च भाग से उनको पश्च और जो मध्य भाग से उनको मध्य। तो हम लोग देखते हैं इसमें अग्रभाग, जीभ का अग्रभाग जिन अक्षरों को बोलने में सक्रिय रहता है वो है ई, ए। और मध्य भाग जिन अक्षरों में सक्रिय रहता है वो है आ और आ। पश्च भाग की बात करें तो पश्च भाग में आपका छोटा ऊ बड़ा ओ और औ, और एक फारसी ध्वनि से लिया गया स्वर आ गया है औ। यह अंग्रेजी अक्षर के वावेल अक्षर ओ का आधा, उसकी जो आधी ध्वनि है उसका उच्चारण यह करवाता है, फारसी ध्वनि से लिया गया। तो इस प्रकार इतने अक्षर पश्च भाग के हो गए। तो कुल मिला के जीभ प्रयोग के आधार पर वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। इनकी संख्या 3 है, अग्र, मध्य और पश्च। आइए आगे बढ़ते हैं और अंतिम और 5वें आधार को देखते हैं। 5वां आधार है ओष्ठ प्रयोग के आधार पर। जी हाँ, ओष्ठ प्रयोग के आधार पर। ओष्ठ आप जान ही रहे हैं, ओष्ठ की भी विशेष आकृति होती है कुछ अक्षरों को बोलने में। इसको बताया गया है आपको विस्तार से पिछली वीडियो में। तो कुछ ऐसे अक्षर हैं जिनको बोलते समय हमारा ओष्ठ गोल हो जाता है, वृत्ताकार हो जाता है। तो ऐसे वर्णों को वृत्तमुखी कह दिया गया। कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनको बोलते समय हमारा मुख यानी हमारा ओष्ठ
आधे वृत्त के समान, आधे गोले के समान होता है तो उसको अर्धवृत्तमुखी कहा गया है। और कुछ ऐसे भी बाण हैं जिनको बोलते समय हमारा ओष्ठ वृत्तमुखी होता ही नहीं है तो उनको उदासीन बाण कहा दिया गया है। आइए देखते हैं। तो वृत्तमुखी बाणों में आपका छोटा उ, बड़ा उ और ओ, औ ये 4 अक्षर आते हैं। अर्धवृत्तमुखी में आपका छोटी ई, बड़ी ई, ए ये 4 अक्षर आते हैं। और उदासीन वर्णों में छोटा आ और बड़ा ये आपका 2 अक्षर आता है। इस प्रकार ओष्ठ के आधार पर स्वर वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है, 3 प्रकारों में बांटा गया है। इसकी संख्या 3 है, इसकी संख्या 3 है। तो इस प्रकार हमने हिंदी वर्णमाला के जितने भी स्वर वर्ण हैं कुल 11 स्वर वर्णों का अध्ययन हर प्रकार से कर लिया। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन स्वर के अक्षरों से आता है तो वो हमसे गलत नहीं होगा, उसको हम जरूर बना लेंगे। साथ ही साथ स्वर की संख्या आपसे पूछी जाती है तो मूल रूप से संख्या जो है वो 11 है। यदि आपसे पूछा जाता है स्वर वर्णों की संख्या कुल कितनी है, टोटल संख्या पूछी जाती है, उसमें अंग और आह को भी शामिल कर दिया जाता है और टोटल संख्या इस प्रकार 11 में 2 प्लस होता है और आपका कुल संख्या हो जाता है 13। तो मित्रों हमने पूरी कोशिश किया है, अपने लिस्ट में उन सारे तथ्यों को जगह दिया है जहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। वो हर टॉपिक, वो हर तथ्य हमने टच किया है, हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है जहां से किसी भी परीक्षा में प्रश्न बनने की, क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। नहीं समझ में आता है दोबारा देखिएगा और फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिएगा। हम आपके प्रॉब्लम के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो में आपने स्वर वर्णों के सभी प्रकारों का, सभी आधारों का अध्ययन कर लिया। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं। वर्णमाला के भाग 8 में हम फिर हाजिर होंगे और उसमें हम लोग शुरुआत करेंगे व्यंजन वर्णों का, व्यंजन वर्णों को पढ़ेंगे। उसमें जितने भी तथ्य हैं सभी तथ्यों को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।